हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो अभी तक जो हमने 9th क्लास के बेसिक्स की हमारी जो सीरीज चल रही है, बेसिक्स ऑफ केमिस्ट्री, इसमें हमने क्या क्या सीखा है। एटॉमिक नंबर का कंसेप्ट हमें क्लियर है, एटॉमिक मास का हमें कंसेप्ट क्लियर है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स क्लियर है, हमें वैलेंसी क्लियर है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हमें करनी आती है, मतलब लिखनी आती है किसी एलिमेंट की। और ये सारी बातें डिपेंड करती है कहाँ पर, एक ही कंसेप्ट एटॉमिक नंबर पे। ठीक है, जिसमें हमारा फर्स्ट वीडियो था, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, मैंने फर्स्ट डे ही कहा था। तो काफी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। अगर आपको एटॉमिक नंबर आते हैं तो केमिस्ट्री आपके लिए इजी होती चली जाती है। ठीक है, तो आपको वैलेंसी के साथ साथ आपको ट्रिपलेट रूल, ऑक्टेट रूल ये भी क्लियर करवा दिया है। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानते हैं आप सभी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो मेरा रहेगा बेसिकली क्या रहेगा, वो एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास, इन दोनों से रिलेटेड, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन, इन दोनों से रिलेटेड, यानी कि चारों से रिलेटेड कुछ कंसेप्ट को हम यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि बड़ा इंपॉर्टेंट है हमारी केमिस्ट्री में। ठीक है, और हमारे सिलेबस में भी है। ठीक है, तो देखते हैं इसको आगे। तो जैसे स्टार्ट करता हूँ मैं यहाँ पर जो है हमारे कंसेप्ट आइसोटोप्स से। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे आइसोटोप्स की, कि आइसोटोप्स क्या होते हैं। देखो, बड़ा सिंपल सा कंसेप्ट है ये। आइसोटोप्स क्या होंगे, हम यहाँ पे लिखेंगे दोज एलिमेंट, या सॉरी एटम्स, डिफरेंट एटम्स, ऐसे लिखेंगे उसको, डिफरेंट एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, different atom of same element which have same atomic number, same atomic number, but they have different mass number, different mass number। ठीक है, तो ये जो डेफिनेशन बनता है हमारा, ये होगा आइसोटोप। आइसोटोप कहते हैं किसको, बेसिकली एग्जांपल से दिखाता हूँ आपको। जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे, हाइड्रोजन एक एलिमेंट होता है। ठीक है, हाइड्रोजन क्या होता है, एक एलिमेंट होता है। तो मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे हाइड्रोजन एलिमेंट की। तो हाइड्रोजन एलिमेंट जो है, ये तीन अलग अलग फॉर्म में पाया जाता है। इसके जो एटम है वो तीन अलग अलग फॉर्म में होते हैं। एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा भी हाइड्रोजन, तीसरा भी हाइड्रोजन। ठीक है, तीनों में डिफरेंस किस चीज का होगा। देखो, ये है तीनों ही हाइड्रोजन इस एलिमेंट से बिलोंग करते हैं, यानी हाइड्रोजन के एटम से बिलोंग करते हैं। तो इनका जो नंबर होगा वो तो सेम ही होगा, इसका मतलब। ठीक है, मैंने यहाँ लिखा है कि डिफरेंट एटम किसी सेम एलिमेंट के। ठीक है ना, डिफरेंट एटम किसी सेम एलिमेंट के। तो ये तीनों डिफरेंट एटम हो गए। अभी तक तो ये आपको सेम ही नजर आ रहे होंगे। डिफरेंट किस बेस पे बोल रहा हूँ, क्योंकि इनका मास नंबर जो है वो क्या है, डिफरेंट है। एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। क्यों होगा एटॉमिक नंबर सेम, इसका भी सिंपल सा लॉजिक समझ में आता होगा, कि अगर एलिमेंट सेम है, उसी एलिमेंट की बात कर रहा हूँ जिसके एटम है। ठीक है, या मैं कह रहा हूँ कि उन्हीं एटम्स की बात कर रहा हूँ जो एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर तो सेम ही होगा। क्लियर है, एटॉमिक नंबर क्या होगा, सेम ही होगा। नंबर में डिफरेंस हो सकता है, तो मास नंबर में डिफरेंस हो सकता है। ऐसा होता है, देखा गया है स्टडीज में, कि एक एलिमेंट के अलग अलग मास वेरिएशंस हो। ठीक है, एक ही एलिमेंट के जो एटम्स हैं उनका मास वेरिएशन हो, वो देखा गया है स्टडीज में। ठीक है, और बहुत सारे ऐसे एलिमेंट हैं जो आइसोटॉप्स की फॉर्म में पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका मास नंबर लिख देता हूं यहाँ पे, 1 2 3, ये इस तरह से। ठीक है, तो कुल मिलाकर के आप यहाँ पर देख सकते हो कि जो हाइड्रोजन एलिमेंट है, तीन अलग अलग फॉर्म में लिखा है मैंने। यानी कि अगर मैं कहूँ कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटॉप्स हैं, तो वो क्या रहेंगे, 1 2 3। ठीक है, ये बड़ा ही कॉमन एग्जांपल लिखा मैंने यहाँ पे, जो आपके बहुत काम भी आएगा, क्योंकि आगे जब हम स्टडीज करते हैं वहां पे इसका दोबारा से एक्सप्लेनेशन दिया गया है डिटेल में। ठीक है, तो सभी को क्लियर है ये। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि एटम जो है तीन अलग अलग, मैंने क्यों कही, क्योंकि मास अलग अलग है, मैं सेम तो नहीं कह सकता ना। लेकिन ये है क्या, एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूक्लियस में क्या है, सेम है। इसी वजह से इनको क्या कहा जाएगा, सेम एलिमेंट से बिलोंग कर रहे हैं। लेकिन मास नंबर अलग होने की वजह से कहेंगे कि तीनों अलग हैं। अगर मैं कहता कि तीन अलग अलग एलिमेंट हैं, वन 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 एटॉमिक नंबर के साथ, एटॉमिक नंबर के साथ, और मैं कहूँ तीनों के मास भी सेम है, सेम, तो ऐसे तो मैं कह सकता हूँ चार छोटा भी हो सकता है, ऐसे ही पांचवा भी हो सकता है, क्या फर्क पड़ेगा। ये सारे के सारे तो एक ही है। ऐसे नंबर बढ़ाते बढ़ाते जाने की अहमियत खूबी होगी ना।
इसको अलग क्यों कह रहा हूं मैं, क्योंकि इसका मास नंबर अलग है। होपफुली समझ में आ गया सभी को ये, ठीक है। तो ये एग्जांपल हमें नहीं करना है, ये एग्जांपल करना है क्योंकि वो तो बनता ही है ना, देख लिया आपने। चलो अब देखो यहाँ पर है क्या पॉइंट कि ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, ये जो एलिमेंट है, एलिमेंट तो सेम ही है, तो वेरिएशन अलग है, किसकी वजह से, मास की वजह से। तो ये जो होता है इसको बेसिकली प्रोटियम कहा जाता है। क्या कहा जाता है, प्रोटियम। और इसको कहा जाता है ड्यूटीरियम, ठीक है, ड्यूटीरियम। और इसको कहा जाता है ट्रीटियम, ठीक है। बेसिकली ऐसा होता नहीं है कि सभी एलिमेंट, सभी आइसोटोप्स के अलग अलग स्पेशल नाम हो, ठीक है। इनके केस में है, कुछ एलिमेंट्स के केस में ऐसा होता है, इसके केस में है ऐसा। तो इसको कहेंगे प्रोटियम। अगर आपसे पूछा जाए व्हाट इज प्रोटियम, तो आप कहेंगे कि प्रोटियम इज द एटम ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट व्हिच हैव वन एटॉमिक नंबर एंड वन मास नंबर। क्लियर हो सभी को। उसी तरह से ड्यूटेरियम पूछे तो आपको पता ही है कि वन एटॉमिक नंबर, टू मास नंबर, वन एटॉमिक नंबर, थ्री मास नंबर। ये ट्रीटियम के केस में हो जाएगा ना। बात कभी भी अगर हाइड्रोजन की होती है, ठीक है, मैं कहूँ कि ये तीनों जनरली किस फॉर्म में पाए जाते हैं, एटमॉस्फेयर में। जैसे आपको पता है कि 78% नाइट्रोजन है, ठीक है, 21% ऑक्सीजन है, बाकी रेस्ट गैसेस हैं, ठीक है। आपको ये चीज क्लियर है। अच्छा बात करें लेबोरेटरी में प्रेजेंट एसिड्स की, जितने हमारे अणुओं में एसिड्स हैं उसमें हाइड्रोजन का कंटेंट होता है, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनमें हाइड्रोजन का कंटेंट होता है। तो हाइड्रोजन जो है हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है। तो जो हाइड्रोजन हमारे सराउंडिंग में प्रेजेंट है, यानी कि जो नेचुरल हाइड्रोजन है, उसमें 99% प्रोटियम होता है। कितने परसेंट, 99%। बाकी 1% बचा वो ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। और ट्रिटियम की बात करूं, क्योंकि ये 1% है, ये 99% होता है, और ये कितना है, 1%। अब ड्यूटेरियम जो है ना 1% में 0.9% के अराउंड आता है। ट्रिटियम तो बहुत ही कम अमाउंट में मिलता है। और ट्रिटियम के बारे में एक खास बात है कि ये जो होता है आपका, इसको हम लिखते हैं रेडियो एक्टिव एलिमेंट। क्या होता है ये, रेडियो एक्टिव एलिमेंट। रेडियो एक्टिव एलिमेंट कौन से होते हैं, ये वो एलिमेंट होते हैं जो लगातार रेडिएशन रिलीज करते रहते हैं, ठीक है। इसमें से अलग अलग रेडिएशन निकलते हैं, इसके ऊपर हम पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो अलग अलग रेडिएशन इसमें निकलते हैं, हो सकता है सिलेबस में आगे मैं कवर कर पाऊँ 9th में ही, ठीक है। तो कवर हो गया सभी को, ये क्लियर हो गया सभी को, कवर कर लिया होगा इसको। अच्छा एक और पॉइंट इसमें, क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन तो वही ना, अपने हिसाब से आप बनाना सीख सकते हो, क्योंकि आप बड़ी क्लास में आ गए तो क्वेश्चन बनाना भी सीख सकते हो। पूछ सकते हैं ड्यूटेरियम किसको कहते हैं, बता दोगे आप, ठीक है। पूछ सकते हैं कि हाइड्रोजन के कितने आइसोटोपिक फॉर्म होते हैं, बता दोगे आप। पूछ सकते हैं कि इन तीनों आइसोटोप्स में से, हाइड्रोजन के तीनों आइसोटोप्स में से न्यूट्रॉन किसके पास नहीं होता। रिपीट कर रहा हूं, तीनों ही आइसोटोपिक फॉर्म जो कि हाइड्रोजन की हैं, उनमें से न्यूट्रॉन किसके पास नहीं होता। अब ये भी मैं आपको सिखा चुका हूं एटॉमिक मास में कि मास का मतलब क्या होता है, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम, ठीक है। मास का मतलब होता है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन का सम होता है। तो अगर आपके पास मास नंबर है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में से कोई एक चीज देखिए आपके पास, ये गिवन है, ये गिवन है, तो न्यूट्रॉन निकाल सकते हो आप। अब हाइड्रोजन के फर्स्ट के थर्ड केस से स्टार्ट करते हैं। मास नंबर है 3 इज इक्वल टू, प्रोटॉन नंबर है 1 प्लस न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन कितने आ गए, इसके केस में न्यूट्रॉन कितने हुए, 2, ठीक है। वैसे ही इसके केस में न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, यहाँ पे वैल्यू चेंज हो जाएगी, 2, 3 माइनस 2 कितना हो जाएगा, 1, ये 1 हो गया। इसके केस में देखो, यहाँ पर ये मैंने गलत लिख दिया है, क्योंकि मास नंबर यहाँ टू आएगा, सेकंड वाले की बात कर रहा हूँ मैं, ये थर्ड केस में था। तो यहाँ पे प्रोटॉन तो सेम रहेगा, प्रोटॉन टू रहेगा, सॉरी। तो 2 माइनस 1 1 ही रहेगा सेकंड वाले केस में, ठीक है। अच्छा थर्ड वाले की बात करूँ तो यहाँ पर 1, और इसका मास नंबर भी 1 है, इसका एटॉमिक नंबर यानी कि प्रोटॉन भी 1 है, तो न्यूट्रॉन कितना आ गया इसके केस में, 0। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि कौन से आइसोटॉप फॉर्म के पास 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन्स हैं, या 1 न्यूट्रॉन है, या 0 न्यूट्रॉन है। तो आंसर आप इजीली पिक कर सकते हो। तो आई थिंक आपको अच्छे से डेफिनेशन समझ में आ गई है, और बहुत ही अच्छे से आपको ये एग्जांपल भी क्लियर हो गया है। क्वेश्चन कैसे बन सकता है, छोटा मोटा क्वेश्चन आप इजीली कर सकते हो इसके ऊपर बेस,
ठीक है। नाउ नेक्स्ट देखो, इसलिए मैं बताने जा रहा हूँ कुछ प्रॉपर्टी है आइसोटोप की, कि आइसोटोप जो होते हैं उनकी क्या प्रॉपर्टी हो सकती है। एग्जांपल लिख दो पहले, तो मैं 1 1 2 1 3, नाम क्लियर है सभी को। चलो और एग्जांपल्स में कार्बन आ सकता है। कार्बन जो है बेसिकली इस फॉर्म में मिलता है, इसको हम बोलते हैं कार्बन 12, इसको बोलते हैं कार्बन 14, इसको लिखते हैं कार्बन 12, इसको लिखते हैं कार्बन 14। ठीक है, इस तरह से इनको प्रोटियम ड्यूटेरियम ट्रिटियम बता चुका हूँ। ठीक है, एक और बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जांपल है यूरेनियम का 235 233 होता है एक, ठीक है, 92 235 और 92 238, ये है यूरेनियम। ठीक है, ये क्या है, यूरेनियम। और यूरेनियम जो है बहुत ही हाईली रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है और बहुत वाइडली यूज भी, इसको बहुत ज्यादा यूज करते हैं हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में। ठीक है, जो 235 का फॉर्म जो है इसमें लिखा हुआ, ये काफी ज्यादा यूजफुल होता है। क्लियर है सभी को। तो ये 3 आइसोटोपिक फॉर्म होगी, यूरेनियम के बहुत सारे हैं। ठीक है, तो एग्जांपल्स हो जाएंगे कवर। उसके बाद जो नेक्स्ट है इसमें हमने सीखना है, तो छोटी सी चीज है, आपको डेफिनेशन से ही पॉइंट निकाल लेना है यहाँ पे। और वो पॉइंट में क्या लिखने जा रहा हूँ, इनकी प्रॉपर्टी में बात करूं अगर, तो प्रॉपर्टी इनकी ये लिखूंगा मैं, एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर सेम है का मतलब क्या हुआ कि इनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे। अगर एटॉमिक नंबर होता है सेम तो वो किसके लिए होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन के, और वो किसके लिए होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये बात सभी को पता है, अच्छे से समझा चुका हूं इसको। मतलब कि अगर मैं बात करूं सोडियम की, तो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 है, तो उसमें 11 ही प्रोटॉन्स होंगे और उसमें 11 ही इलेक्ट्रॉन्स होंगे। बता चुका हूं ये बात, अच्छे से आता है सभी को। ठीक है, तो इसी के रिगार्डिंग मैं एक और पॉइंट डेफिनेशन में से निकाल सकता हूँ, तुम भी निकाल सकते हो, शायद निकाल भी चुके होगे। मैं ये लिखने जा रहा हूँ यहाँ पे, फर्स्ट पॉइंट ये होता है कि अगर अगर मैंने कहा कि अलग अलग एटम्स हैं, ठीक है, जैसे कि ये एग्जांपल था, ठीक है, मैं एग्जांपल साथ में तो अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये एग्जांपल हमारे पास ये तीन अलग अलग एटम्स हैं एक ही एलिमेंट के, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है। एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अगर सेम होंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होगा। ये भी बिल्कुल सिंपल सी बात है। ठीक है, तो उनकी केमिकल प्रॉपर्टी भी सेम होगी, क्योंकि नंबर अगर सेम है आउटर मोस्ट शेल में, तो नंबर लूज का, नंबर गेन का, इलेक्ट्रॉन के, वो सेम ही होगा। ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा दे दे शोज सेम केमिकल प्रॉपर्टी, सेम केमिकल प्रॉपर्टी। ठीक है, सेकेंडली आप क्या लिखेंगे, दे शोज डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या होती है, डिफरेंट होती है। ये बात कैसे कह सकते हैं हम, क्योंकि मास नंबर ही अलग अलग हो गया। ठीक है, मास नंबर अलग अलग हो गया तो ये थोड़े से हैवी हो जाते हैं। मैंने लिखा कि केमिकल प्रॉपर्टी क्या होगी, इनकी सेम होगी, तो मैं करके दिखाता हूँ आपको। हाइड्रोजन है, ठीक है, वन और ऑक्सीजन के साथ, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, मैं इसकी बात कर रहा हूँ प्रोटीन की। अगर वो इन दोनों को मैं आपस में रिएक्ट करवाता हूँ तो क्या बनेगा, सबको पता है कि H2O बनने वाला है, जिसको हम क्या कहते हैं, इसको हम वाटर कहते हैं। ठीक है, और अगर मैं कहूँ रिएक्शन करवाऊं मैं, ये क्या है, ड्यूटेरियम, क्या है ये, ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम को डी से डिनोट कर सकते हैं हम, डी से। तो ड्यूटेरियम यानी कि डी के आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर 1 है तो आउटर मोस्ट में इलेक्ट्रॉन भी वही रहेंगे, तो 1 लिखा। ऑक्सीजन की वैलेंसी होती है 2, ड्यूटेरियम की वैलेंसी 1, ऑक्सीजन की वैलेंसी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे क्या बनेगा, D2O। तो देखो प्रोटियम और ड्यूटेरियम, ठीक है, तो दोनों बिल्कुल सेम है। अब कई बच्चे यहाँ सोच सकते हैं कि प्रोटियम को P से क्यों नहीं डिनोट किया, ड्यूटेरियम को D से कर दिया, तो प्रोटियम को H से क्यों किया। मैंने पहले ही बता दिया कि प्रोटियम 99% तक मिलता है, तो प्रोटियम और हाइड्रोजन बराबर ही हो गए इसका मतलब। ठीक है, इसलिए तो D2O बन गया। अब देखो डिफरेंस क्या है इन दोनों में, डिफरेंस ये है कि हाइड्रोजन का मास जो है कम है, इसके कंपेरिजन मास ज्यादा है ना, तो इसको हम लिखते हैं हैवी वाटर। क्या कहते हैं इसको, हैवी वाटर। ये एग्जांपल मैंने सिर्फ इसलिए दिया ताकि मैं यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकूं कि
केमिकल प्रॉपर्टी सेम है। देखो यहाँ पर भी 2 की फॉर्म में आ रहा है, 2 की फॉर्म में आ रहा है, ऑक्सीजन 1 रेशियो में, ये भी 1 रेशियो में, दोनों का रेशियो क्या है 2:1। क्या रेशियो दोनों का 2:1। कैसे है, हाइड्रोजन 2 के लिए, ड्यूटेरियम भी 2 की फॉर्म में, ऑक्सीजन ऑक्सीजन दोनों में 1 है, तो 2:1 रेशियो को फॉलो कर रहे हैं दोनों ही, इसलिए केमिकल प्रॉपर्टी मतलब होगी सेम। फिजिकल अलग अलग कैसे होगी, मास अलग अलग आ गया, ठीक है, मास अलग अलग आ गया तो एक फिजिकल प्रॉपर्टी भी शो करेंगे अलग, जैसे कि बॉइलिंग पॉइंट इनके अलग अलग होंगे, सेम बॉइलिंग पॉइंट नहीं होगा, ठीक है, डेंसिटी अलग होगी, तो इस तरह की फिजिकल प्रॉपर्टी अलग होंगी। आइसोटॉप का टॉपिक बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा सभी को, ठीक है। एक और आइसोटॉप का एग्जांपल है और उसी से मैं आपको एक और चीज सिखा सकता हूँ यहाँ पे। देखो मैंने हाइड्रोजन का एग्जांपल दिया, मैंने कार्बन का एग्जांपल दिया, मैंने दिया यूरेनियम का एग्जांपल। एक और एग्जांपल है जो आप सभी को देना बड़ा जरूरी है। क्यों जरूरी है आप समझ जाओगे अभी। देखो एक और एग्जांपल है क्लोरीन का। जो क्लोरीन है, क्लोरीन दो फॉर्म में मिलता है बेसिकली, 35 और 37 में। क्लोरीन 35 बोल देंगे इसको, क्लोरीन 37, दो आइसोटॉपिक फॉर्म में मिलता है। और जैसे मैंने हाइड्रोजन के बारे में बताया कि प्रोटीन 99% तक मिलते हैं, ऐसे ही क्लोरीन का जो भी सोर्स है हमारे पास, क्लोरीन जो है हमें एनवायरनमेंट में 3:1 रेशियो मिलता है। ये हो गया क्लोरीन 35 के लिए और ये हो गया क्लोरीन 37 के लिए। यानी कि मान करके चलो कि अगर हमें 100 ग्राम क्लोरीन मिलता है, अगर हमारे पास 100 ग्राम क्लोरीन है तो उस 100 ग्राम में से 100 ग्राम का निकालो 3 रेशियो अकॉर्डिंग कितना हो गया 75%। तो 75% तो हमारे पास क्या है क्लोरीन, ठीक है। 4 देखो 3 + 1 4 हो गया, 100 मेरे पास टोटल है, 4 से डिवाइड करो तो कितना आएगा 25। 25 को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूँ तो कितना हो गया 75% निकालने के लिए। तो मेरे पास 75% तो क्या है क्लोरीन 35 और मेरे पास बचा हुआ 25% कितना है, किसका है क्लोरीन 37। तो मैं कह सकता हूँ 3:1 रेशियो में मिलते हैं, या मैं कह सकता हूँ कि जो हमारे पास सैंपल होता है क्लोरीन का उसमें से 75% तो ये होता है, ये 75% होता है और ये कितना होता है 25%। अब ये बात मैंने यहाँ पे क्यों एक्सप्लेन की है, उसका रीजन देखो ये है, जल्दी समझने वाले हो इस टॉपिक को। मैंने एक वीडियो में आपको समझाया हुआ है कि मास नंबर क्या होता है, एटॉमिक मास क्या होता है, मैंने आपको लिख के भी दी थी, आपने बुक में भी देखा होगा कि सभी के मास जो है एक कंप्लीट वैल्यू होती है, ठीक है, लेकिन सिर्फ क्लोरीन की वैल्यू आपको इस तरह से लिखवाई हुई है 35.5 लिखवाई हुई है ना 35.5। तो इसमें फ्रैक्शनल क्यों हुआ, वैल्यू फ्रैक्शन क्यों आई, देखो फ्रैक्शनल वैल्यू इसलिए निकाली जाती है इसकी, यहाँ पर देखो 35 एंड 37 मैंने सिर्फ मास नंबर लिख दिए, ठीक है, इन दोनों का मास नंबर लिख दिए। ये किस अमाउंट में मिलता है 3, ये किस अमाउंट में मिलता है 1। तो 35 को अगर मैं 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 105, ठीक है। 37 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो कितना आ जाएगा 37, इन दोनों को अगर मैं प्लस कर देता हूँ तो आ जाएगा 142, कितना आ जाएगा 142। तो मैं एक एवरेज मास निकालने वाला हूँ, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 3 रेशियो मिल रहा है, इसको 1 से मल्टीप्लाई किया क्योंकि 1 रेशियो मिल रहा है, ऐड कर दिया क्योंकि है तो टोटल ही ना, ठीक है, टोटल क्लोरीन की बात कर रहा हूँ, पूरी क्लोरीन की बात कर रहा हूँ मैं, तो ये हो गया 142। अब ये इस अमाउंट में इस अमाउंट मिल रहा है, इनको अगर मैं टोटल करूँ तो क्या कितना आ जाएगा 4। तो मैं अगर 142 को 4 से डिवाइड करता हूँ तो 35.5 ही आएगा, इसीलिए एवरेज वैल्यू हम लेते हैं, ठीक है, इसीलिए एवरेज वैल्यू में क्या लेते हैं 35.5। क्लियर सभी को, ठीक है। तो ये था सारा का सारा आइसोटोप्स के बारे में। अब हम बात करते हैं आइसोटोप्स की एप्लीकेशंस की, कि आइसोटोप्स की क्या एप्लीकेशंस हो सकती हैं, ठीक है। देखो नंबर 1 पे है कि मेडिकल यूज बहुत ज्यादा है इनका, मेडिकल यूज हो गया मेडिकल यूज, जैसे कि आयोडीन है, आयोडीन का जो एक हमारे पास होता है आइसोटोप, हम लिख सकते हैं आइसोटोप ऑफ आयोडीन इज यूज्ड टू ट्रीट गॉइटर, ठीक है, गॉइटर जो गले में वो बीमारी होती है उसको ट्रीट करने के लिए क्या यूज होता है आयोडीन का एक आइसोटोप।
ठीक है। उसी तरह से कोबाल्ट 60 है, ठीक है। कोबाल्ट का आइसोटोप कोबाल्ट 60 से कार्बन 12 का तो कार्बन 12 बोलते हैं उसको, उस तरह से कोबाल्ट 60 इज यूज्ड फॉर कैंसर थेरेपी, कैंसर थेरेपी में यूज होता है, ठीक है। उसी तरह से एक और नोट कर सकते हैं यहाँ पे, कार्बन 14 इज यूज्ड टू डिटरमाइन एज ऑफ ट्रीज एंड रॉक्स। आपने सुना होगा कि 5000 साल पुराना पहाड़ है, ठीक है, 10,000 साल पुराना पहाड़ है, वो कहाँ से पता चलता है? कहीं कोई लिख के तो जाता नहीं, उसमें स्टडी होती है, रेडियो एक्टिव स्टडीज होती हैं। कार्बन 14 जो है एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है। रेडियो एक्टिव एलिमेंट मैंने बताया कि जो अपने में से रेडिएशन रिलीज करते हैं, जो इनके रेडिएशन रिलीज करने की एज होती है ना, वो बहुत ज्यादा अमाउंट तक हो सकती है, जैसे 10-10 हजार साल तक की हो सकती है, 15-15 हजार साल तक की हो सकती है। यानी कि कोई अगर मैं रेडिएशन यहाँ पे रख देता हूँ, उसको मान लो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, ठीक है। अगर हम इसको 10,000 साल बाद आके देखें कि अगर मान लो मैं कहूँ कि इसका 20,000 साल तक का टाइमिंग है, तो अगर मैं इसको यहाँ रख देता हूँ, उसको अगर हम 10,000 साल बाद आके देखें, जो कि पॉसिबल नहीं है, अगर मैं रखते जाऊँगा मैं देख नहीं सकता इसको, तो मैं देख सकते वैसे, ठीक है। तो वही बात है ना, ये एक बहुत लंबी चीज होती है। तो इस तरह की एज किसकी हो सकती है? डेफिनेटली रॉक्स की ही हो सकती है, इतने पुराने तो रॉक्स ही हो सकते हैं। तो उसके अंदर कार्बन 14 प्रेजेंट होता है, कितना पुराना प्रेजेंट है उससे ये आइडिया लिया जाता है, जो कि एक्यूरेट भी होते हैं, ठीक है, क्लोज टू एक्यूरेट होते हैं मतलब कि। तो क्लियर है सभी को, ये डिटरमाइन करना इजी होता है रेडियो एक्टिव स्टडीज से ना। एक और लिखता हूँ, यूरेनियम 235, ठीक है। ये इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ये जो है इससे है कि आपने सुना होगा रेडियो एक्टिव प्लांट्स, ठीक ना। जो रेडियो एक्टिव प्लांट्स होते हैं उसमें क्या होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है, तो वो यहीं से होता है, ठीक। तो ये डेफिनेटली आई मीन ये सारे कंडीशन क्लियर हो गए होंगे सभी को, इसीलिए आइसोटोप्स इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है ना। अब जरा समझते हैं हम अगले टॉपिक्स को, ठीक है। आइसोटोप्स काफी लेंथी खींच दिया मैंने, क्योंकि डिटेल में जाना जरूरी ही होता है। बाकी जो मैं करवाने वाला हूँ वो डेफिनेशंस ही होंगे, डेफिनेशंस ही कवर करने ज्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, ठीक है। पर इंपॉर्टेंट है, डेफिनेशन पता होना बड़ा जरूरी है, बहुत ही जरूरी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। जैसे नेक्स्ट आता है आइसोबार्स। आइसोबार्स में क्या होता है, the different atoms of different elements, ठीक है, different atoms of different elements having same mass number, same mass and different atomic number। ऐसा भी होता है कि एटॉमिक नंबर सेम हो जाए, सॉरी डिफरेंट हो जाए, और मास नंबर सेम, अपोजिट हो गया ना उसका, इसलिए याद रखना आसान हो जाएगा काफी। एग्जांपल की बात करें, जैसे पोटेशियम एंड कैल्शियम, ठीक है, 19 इसका नंबर है, इसका 20 है, मास इसका 40 लिख सकते हैं, इसका भी 40 लिख सकते हैं, क्लियर है सभी को, ठीक है। तो इस तरह से हम क्या लिख सकते हैं कि ऑलमोस्ट मास इनके सेम है, लेकिन नंबर अलग अलग है, इसीलिए समझ में आ रहा है डिफरेंट एटम्स, एटम तो डिफरेंट ही नजर आ रहे हैं, और डेफिनेटली डिफरेंट ही एलिमेंट है। तो सेम मास नंबर हो गया इनका, और अलग अलग हो गया क्या इनके, क्या अलग हो जाएंगे इनके एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। चलो ये हो जाएंगे आइसोबार्स। उसी के साथ साथ एक नेक्स्ट आता है आपका आइसोटोन्स, ठीक है। क्या आता है आइसोटोन्स, आइसोटोन्स क्या होते हैं, those group of atoms, मैं इसको डिफरेंट एटम्स पे लिख सकता हूँ, which have same number of न्यूट्रॉन्स। इसमें क्या सेम होने वाला है, न्यूट्रॉन सेम होने वाले हैं, ठीक है। प्रोटॉन सेम थे तो क्या था, आइसोटोप, यानी एटॉमिक नंबर सेम थे तो, ठीक है। न्यूट्रॉन सेम है तो आइसोटोन, ठीक है। और इस हिसाब से हम इसका एग्जांपल लिख सकते हैं, कार्बन नाइट्रोजन ऑक्सीजन, इनका कार्बन ऑक्सीजन नाइट्रोजन,
तो कार्बन जो है इसका एटॉमिक नंबर 6, इसका 7, इसका 8, ठीक है। इसका मास नंबर होता है 12, ध्यान से देखना, मैं यहाँ नहीं लिखा हूँ, ठीक है। इसका मास नंबर होता है 12, इसका मास नंबर होता है 14 और इसका मास नंबर होता है 16, ठीक है। अब अगर 14 में से सॉरी 15 भी होता है इसमें, ठीक है, क्योंकि 14 भी होता है 15 भी होता है, ये नाइट्रोजन भी दो आइसोटॉपिक फॉर्म में है 14 15 में। तो 15 माइनस 7 करोगे, मास नंबर माइनस में प्रोटॉन, तो न्यूट्रॉन आ जाएगा, कितना है न्यूट्रॉन 8, यहाँ लिख दिया मैंने 8 न्यूट्रॉन हो गए इसमें। मास माइनस प्रोटॉन करोगे तो क्या हो जाएगा 8 न्यूट्रॉन्स इसमें, ठीक है। अब मैं अगर यहाँ 12 करके 12 माइनस 6 लिखो तो 6 आया, ये आइसोटोन का पार्ट नहीं बनने वाला कार्बन। लेकिन अगर मैं कार्बन का आइसो बाहर लिख देता हूँ 14 के साथ, क्योंकि ये भी तो होता है, तो 14 माइनस 6 कितना हो जाएगा 8, तो ये इस तरह से। तो ये तीनों एलिमेंट आपस में क्या है, आइसोटोन्स हैं, ठीक है। समझ आ गया सभी को। चलो, आइसोबार्स हो चुके हैं, आइसोटोन्स हो चुके हैं, आइसोटोप्स कर ही चुके हो। लास्ट जो टॉपिक मैं इसमें कवर करवा रहा हूँ, ठीक है, वो देखना, वो है आइसो इलेक्ट्रॉन्स, है वो आइसो इलेक्ट्रॉन्स। इसमें तो नाम से ही क्लियर हो गया, आइसो का मतलब इक्वल, सेम, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन जिसमें सेम इलेक्ट्रॉन्स हो। तो मैं लिख देता हूँ द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज, स्पीसीज का मतलब जिसमें एटम्स भी हो और आयंस भी हो, ठीक है, इसलिए स्पीसीज वर्ड यूज कर लिया। द ग्रुप ऑफ डिफरेंट स्पीसीज which have same number of electrons, ठीक है। अब इसका एग्जांपल बनाना आना चाहिए, ऐसा नहीं कि रट्टा मारना है याद कर लिया, ठीक है। कैसे बनाना आना चाहिए, अब आपको पता है कि नियोन है जैसे, ठीक है, एग्जांपल लिख रहा हूं मैं, नियोन है जैसे, नियोन का एटॉमिक नंबर आपको सबको पता है 10 होता है, तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे इसमें 10 होंगे। नियोन से एक आगे जाओ, यानी कि सोडियम, 10 से एक आगे मतलब 11 सोडियम। सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी देखो में 11 होते हैं इसके पास। एक पीछे जाओ, फ्लोरीन, कितने होते हैं इसके पास, कितने होते हैं इसके पास 9। तो अगर ये एक गेन करे तो इसके पास 10 इलेक्ट्रॉन नहीं हो जाएंगे, इसके जितने नियोन के जितने, तो 10 करने के लिए इसको एक गेन करना पड़ेगा, एक गेन करेगा तो कितना चार्ज जाएगा इस पे 1 नेगेटिव, तो फ्लोरीन नेगेटिव, नियोन। सोडियम पे कितना है टोटल 11। अगर मैं कहूं कि एक लूज कर दे तो इसमें भी 10 इलेक्ट्रॉन्स हो गए। एक आगे जाओ, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के ऊपर कितना चार्ज, सॉरी कितना 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं इसमें, तो 2 लूज कर दे तो पॉजिटिव। ऐसे आगे एल्यूमिनियम पे जाओ, इसका 13 है, 3 लूज कर दे तो ना कटे। फ्लोरीन से नीचे जाओ, ऑक्सीजन 8 है, 2 गेन कर ले, क्लियर है। ऑक्सीजन से पहले जाओ, ऑक्सीजन से पहले क्या आता है, यहाँ पे आ जाएगा नाइट्रोजन, इसमें एटॉमिक नंबर टोटल इसका 7 है, 3 गेन कर ले 10 हो जाएगा, ठीक है। नाइट्रोजन से पहले आ जाओ कार्बन, ठीक है, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, 6 का मतलब एलिमेंट 1 इसमें 4। अब मैंने बताया हुआ है कि 4 है तो ना तो ये लूज करेगा ना गेन करेगा, तो इसको रहने देते हैं। एल्यूमिनियम के बाद सिलिकॉन आता है, सिलिकॉन का एटॉमिक नंबर है 14, ठीक है, 2 8 4। आउटर मोस्ट में इसके भी 4 आ गए तो ना तो ये लूज करेगा ना गेन करेगा, तो आप यहाँ पर अगर सिलिकॉन 4 पॉजिटिव लिख दो, फ्लो में कुछ बच्चे चले जाते हैं, ठीक है, तो वो गलत हो जाएगा, इतना फ्लो में नहीं जाना होता। तो ये एग्जांपल समझ में आ गया। इन सभी के पास आप देख सकते हो ये डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं या आयनिक फॉर्म में है, और इन सभी के पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितना है 10। क्लियर हो गया सभी को। अगर आपको सिर्फ दो ही एग्जांपल लिखने हो तो ये लिख दो, ये लिख दो, अपनी मर्जी से कोई भी लिख सकते हो इन 7 में से, ठीक है। तो आइसो इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया सभी को, ठीक है। आइसो इलेक्ट्रॉन्स की खास बात क्या होती है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो नोट कर लेना इसमें। इसमें हम लिखेंगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन will be same, will be same, ठीक है।
समझ आया सभी को? तो फिलहाल जो है आपने यही टॉपिक कवर करना, आइसोटोप, आइसोबार, आइसोटोन, आइसोइलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नेक्स्ट नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।